हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। कल आपका कॉमर्स का पेपर हुआ और ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही पेपर होता है तो सबसे बड़ा कौतूहल यही होता है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही गए, कितने क्वेश्चन गलत। इवन हम घर पे भी नहीं पहुँचते तो उससे पहले ही हम जानना चाहते हैं। तो उस हिसाब से मैं ये लेट लाया हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ही कोई जल्दी रहती भी नहीं है। ताबड़तोड़ में बिना वेरीफाई किए गलत आंसर दे दें और फिर ठीक है, ठीक है, तो मेरा वो नहीं रहता। सो ठीक है, मैं बस केवल ये कहूँगा पेपर स्टैंडर्ड था, आसान पेपर नहीं था। फर्स्ट का पेपर तो ख़राब था ही था, उसकी तो बात ही मत करूँ। अपन यही मान के चल रहे हैं कि जो फर्स्ट पेपर में रेस में हैं और जिन्होंने सेकंड दिया, या इस होप में है कि आगे जाके 40% एग्रीगेट का रूल आ जाएगा, आना भी चाहिए। ठीक है। सो मैं जस्ट इस क्वेश्चन में ये जो अभी पेपर है, मैं इसके बस आपको आंसर्स बताऊंगा, ज़्यादा बिल्कुल भी डिटेल नहीं दूंगा और कुछ हिंट कुछ ज़रूर बताऊंगा। ये है, लेकिन जो डिटेल्ड आंसर होता है, जो मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि हम पुराने पेपर्स को देखें, तो उसका मकसद होता है कि एक टफ के लेवल को समझना वगैरह बातें। तो उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाऊंगा। ठीक है, ये मैंने जो 2 मिनट भी खराब किए, अब इसके बाद सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य विज्ञापन का लाभ नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा सी। लेकिन इसको चैलेंज किया जा सकता है, कैसे, क्या, क्यों, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन इसको चैलेंज किया जा सकता है। वैसे इनमें से ऑप्शन यही है, संदेशों को विस्तृत बनाया जा सकता है बाह्य विज्ञापन में, ये इसका आंसर रहेगा। सेकंड जो क्वेश्चन था कि किस प्रकार की प्रबंध व्यवस्था में पारदर्शिता होती है और ये जो सारे स्टेक होल्डर होते हैं इनका मैक्सिमम लाभ सुनिश्चित किया जाता है, तो वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में होता है, निगम शासन में होता है। निम्नलिखित में से एक वस्तु की मांग को सबसे कम कौन प्रभावित करता है, तो उत्पादन के साधनों की कीमतें जो है वो उसे सबसे कम प्रभावित करती है। बाकी सारी चीज़ें, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, कंज्यूमर की इनकम, ये सब डिमांड को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है। बट अभी इसके लिए आंसर डी रहेगा। 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण घोषित किया गया था 8 नवंबर 2016 को। मांग का नियम क्या बताता है, वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध को बताता है। एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वाई वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा, तो इसे तिरछी या आड़ी मांग कहते हैं। केंद्र सरकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है, यूनियन बजट प्रस्तुत करती है? अनुच्छेद 112 के तहत। राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटा इसका आंसर डी रहेगा। मतलब कुल व्यय देखे जाते हैं और कुल प्राप्तियां देखी जाती है जब, लेकिन कुल प्राप्तियां देखी जाती है तो उसमें जो बोरोइंग्स होती है उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बोरोइंग को मिला के देखोगे तो फिर तो दोनों बराबर ही हो जाएंगे। तो टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल रिसिप्ट कितनी है, लेकिन टोटल रिसिप्ट लेते समय जो डेट है या बोरोइंग्स है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, तो उसका आंसर डी रहेगा। कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, तो जो क्षेत्रीय असमानताएं दूर करनी है तो वो राजकोषीय नीति के माध्यम से कोशिश की जाएगी, क्षेत्रीय असमानता को दूर करना। बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो एसएलआर को बढ़ाया गया, ये गलत है। एसएलआर सीआरआर सबको कम किया गया था, बढ़ाया गया था, ये कहना गलत है। वर्तमान में 30 अप्रैल 2025 को आरबीआई के गवर्नर कौन है? श्री संजय मल्होत्रा हैं। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम नरसिम्हन थे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, तो साख नियंत्रण करना, ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का उदाहरण नहीं है, तो वीडियो ब्लॉग्स। बाकी सब में लोग आमने सामने होते हैं या हैंड टू हैंड इंटरेक्शन होता है, मेन बात है हाथों हाथ इंटरेक्शन होता है बोथ पार्टीज की तरफ से। लेकिन वीडियो ब्लॉग्स प्री शूटेड होते हैं, प्री रिकॉर्डेड होते हैं। इसके बाद ये पेडागोजी के क्वेश्चन हैं या एजुकेशन साइकोलॉजी के, वो मुझे बिल्कुल नहीं आते, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा इनके बारे में। अम, इसके बाद है स्वेद इक्विटी अंश, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कर्मचारियों और डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं, उसके लिए कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। और सोर्स डॉक्यूमेंट का युग्म दिया गया है, इसमें इसका आंसर डी रहेगा, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, जब हम किसी को डेबिट करते हैं, यानी अगर हमने सप्लायर को डेबिट नोट इशू किया होता तो परचेज रिटर्न बुक होता। यहाँ पे
इन्होंने लिखा है सप्लायर से प्राप्त डेबिट नोट। इसका तो मतलब है सप्लायर ने हमें डेबिट कर दिया, लेकिन सही आंसर ये होता है डेबिट नोट। डेबिट नोट के साथ क्रय वापसी भाई शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने यहाँ का कॉन्सेप्ट चेक किया। वो डेबिट नोट जो हम इशू करते हैं सप्लायर को, वो परचेज रिटर्न बुक में जाता है। यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी थी, इसलिए इसका ये आंसर होगा। दोहरा लिखा पुस्तपालन प्रणाली में खाते की प्रमुख पुस्तक क्या है, तो लेजर। हिंदी में खाता भाई ऑप्शन देना चाहिए था, बट ठीक है, लेजर होता है। अदत्त मजदूरी खाता किस प्रकार का खाता है, ये व्यक्तिगत खाता है। एक ट्रायल बैलेंस संतुलित नहीं होगा यदि आप सेल बुक की जोड़ 5,000 की जगह 500 रुपये कैरी फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि सेल बुक की जोड़ डिस्टर्ब करोगे तो सेल अकाउंट डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आपका ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से फर्नीचर खरीदा का 5,000 का, परचेस अकाउंट में लिखा 500, तो फर्नीचर को डी आर करेंगे, परचेस को सी आर करेंगे और अंतर की राशि से सस्पेंस लिखेंगे। ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा चैलेंज किया जा सकता है। इसमें पहले जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूँ। इसमें आपको पुराना प्रोविज़न दे रखा है, डेटर्स एंड के दे रखे हैं, और यहाँ पे देखो तो आप एक पूरा पीरियड दे रखा है कि इस पूरे पीरियड में जो बैड डेट्स हुए, लेकिन इसको लिखा है जो अपलिखित करने हैं। ये शब्द नहीं लिखता तो चीज़ें थोड़ी सी इजी होती, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न होता। अब ये सिचुएशन हो गई है कि पहले तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इसने सेशन दिया है, तो इसका मतलब है ये 1 लाख के बैड डेट्स हो चुके हैं और रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जिस तरह से इन्होंने टेन्योर दिया है कि इस टेन्योर में इतना बैड डेट्स हुआ है, उस हिसाब से प्राइमा फेसी मुझे लगता है कि ये मान रहे हैं कि ये बैड डेट्स पूरे साल में हुए हैं। ठीक है, और अब आपको बैड डेट्स अकाउंट को राइट ऑफ करना है, जो कि पीबीडी के माध्यम से राइट ऑफ हो जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो बैड डेट्स है उसमें तो कोई डाउट है नहीं, 1 लाख रुपए लिखा जाएगा, लेकिन नए प्रोविज़न पे असर पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं प्राइमा फेसी इस बात को मान रहा हूँ कि ये जो 13 लाख के डेटर हैं, ये अंतिम डेटर हैं। अंतिम डेटर हैं, इसमें से 1 लाख रुपए कम करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको 13 लाख का 5% प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। वो उसकी लैंग्वेज ऐसे तरफ ज़्यादा जा रही है, तो ये 65,000 हो जाएगा, 1,65,000। और पुराना प्रोविज़न 70,000 है, तो 95,000 रुपये आपको पी एंड एल से लिखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर 95,000 आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि इसमें लिखा है कि वर्ष 2024-25 के बैड डेट्स को अपलिखित करना है। इसका मतलब है इस अमाउंट में से अब तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं, तो ये लिटिल बिट कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन किस बात का प्रोसेस है, डेप्रिसिएशन के थ्रू हम कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। यानी हमने 5 लाख की मशीन खरीदी, 5 साल लाइफ है, तो हम हर साल 1 लाख एलोकेट करने की कोशिश करते हैं। त्याग का अनुपात है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय जनरल रिजर्व को पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशो में बांट दिया जाता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है, तो ये सारे ही लाभ हैं, तो ये सभी आंसर हो जाएगा। आयोजन का निर्माण आप करते हैं तो कौन से लेखांकन सिद्धांत की आप पालना करते हैं, तो इसके अंदर आप विवेकशीलता, रूढ़िवादिता, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं। ये एक बड़ा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन दिया, पर ठीक है। इसमें असेट्स में से लाइबिलिटीज हटा के कैपिटल निकालेंगे, कैपिटल के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। वो डिटेल से मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का अंतर करके फिर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे, 92,50,000 रुपये आएगा। इसके बाद ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है, जेड का एडमिशन हुआ तो एक में से जेड का रेशियो हटा दो, बाकी जो है वो से एक्स वाई में बांट दो, 14, 6 और 15 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने एक कंपनी है आप, और आपने 15 लाख रुपए की असेट्स को अक्वायर किया, तो अगर हम बाय द वे 10 रुपये के भाव पे शेयर इशू करते तो हमें 1.5 लाख देने पड़ते, लेकिन हमने चूंकि 12.5 रुपये के भाव में शेयर दिए हैं तो हमें 1,20,000 अंश देने होंगे। कैलकुलेशन पे आ जाएगा। इसके बाद ये भी बेसिक सा ही क्वेश्चन था। इसमें एक्चुअली 21,000 के सामने 15,000, 21,000 एप्लीकेशन थी और 15,000 शेयर्स का अलॉटमेंट किया था, तो आपका जो रेशियो क्रिएट होगा वो समथिंग 7:5 होगा। तो जिसने 630 अंशों के लिए आवेदन किया था, जिसने 630 अंशों के लिए आवेदन किया था उसको आपने 450 अंश दिए होंगे, और ठीक है, उसको आपने 450 अंश दिए होंगे, और फिर आप अमाउंट एडजस्ट करेंगे तो 540 रुपये आपका अमाउंट एडजस्टमेंट आएगा। कंपनी के बैलेंस शीट में कौन सा आइटम नहीं दिखाया जाता, तो जो रिजर्व कैपिटल है वो बैलेंस शीट में शो नहीं होती। 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, आप रिडम्पशन करना चाहते थे, 2 लाख रुपए के आपने शेयर इशू किए,
तो बाकी के 2 लाख रुपए आपको CRR में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड फॉर्म करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7 लोग चाहिए। ठीक है, इसके बाद कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो ये कि जो हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ होती हैं, HUF कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ में कर्ता का दायित्व असीमित होता है, ये बात सही है। और धारा 7 में पार्टनरशिप एट विल को बताया गया है, जब आप ये डिसाइड नहीं करते कि आपकी पार्टनरशिप कब तक चलेगी या पार्टनरशिप आप कैसे डिज़ोल्व करेंगे, तो फिर उसे इच्छा अनुसार साझेदारी कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए थी, लिटिल बिट कैन बी चैलेंज्ड बट नॉट सो मच। ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा क्लियर कहना चाहिए था कि किस तरह की साझेदारी में साझेदारी की अवधि निश्चित नहीं की जाती या उसके समापन का तरीका निश्चित नहीं किया जाता। जिस तरह का लिखा है साझेदारी के निर्धारण के बारे में, या तो अंत वर्ड देता कि साझेदारी के अंत के निर्धारण के बारे में कोई प्रावधान नहीं, तो ठीक है। साझेदारी व्यवसाय से जुड़ा एक ऐसा साझेदार जो सामान्य जनता के लिए अनजान होता है, ये आई थिंक डिलीट करेगी RPSC, क्योंकि 2015 RPSC 2015 जो जुलाई 16 के अंदर एग्ज़ाम हुआ, सेम क्वेश्चन था, ऑप्शंस का केवल सीक्वेंस ऊपर नीचे था। बाकी ये सेम क्वेश्चन था और ये RPSC ने डिलीट किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा FW टेलर के दर्शन का मूल सिद्धांत नहीं है, तो रैंडम सिलेक्शन ऑफ वर्कर, वो तो हर चीज़ साइंटिफिकली करता था, तो रैंडम तो उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। निम्नलिखित में से प्रबंध के सिद्धांतों का कौन सा मॉडल ये मानता है कि प्रबंध विचार करता है, कर्मचारी आदेशों की अनुपालना करते हैं, तो निरंकुश या ऑटोक्रेटिक मॉडल में माना जाता है कि आप जस्ट फॉलो कीजिए, दिमाग हम लगा लेंगे। ये बहुत एक अच्छी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन था। मैनेजमेंट एक विज्ञान है क्योंकि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, और जहाँ प्रोफेशन आ जाता है वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट या एथिक्स आ जाते हैं, तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा। और प्रबंध एक कला इसलिए है क्योंकि हर कलाकार का अपना एक तरीका होता है, उसका एक रहता है, तो इसका आंसर C आ जाएगा आपका। एक बार देख लेते हैं, पहले के साथ B और दूसरे के साथ A और तीसरे के साथ C। ठीक है, हेनरी फ्यूल जो थे वो फ्रांसीसी थे, तो फ्रेंच थे। निम्नलिखित में से कौन सी डिपॉजिटरीज, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रवर्तित यानी प्रमोटेड है शुरू में, तो किन्होंने पैसा लगाया था, तो CDSL जो है उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पैसा लगाया गया था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक कदम ग्राहक उन्मुखी विपणन अवधारणा से संबंधित नहीं है, तो ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस की बात की गई है, पारिस्थिति वातावरण पर्यावरण के संतुलन की बात की गई है, इसका डायरेक्ट रिलेशन कस्टमर से नहीं है, बाकी सबका है। द्वितीयक पूंजी बाजार जो सेकेंडरी मार्केट होता है, उसमें कौन सा कथन सही है, तो वहाँ जो सिक्योरिटीज़ है उसकी कीमतें मांग और पूर्ति की शक्तियों से सुनिश्चित होती है, ये सही है। कौन सा बाजार किसी अर्थव्यवस्था की मौद्रिक नीति के संचालन को सुगम बनाता है, तो मुद्रा बाजार इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि प्राथमिक पूंजी बाजार में पूंजी वृद्धि विधि नहीं है, विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल, तो बोनस इशू से आप पैसा नहीं जुटा पाते, इनफैक्ट आप फ्री में शेयर इशू करते हो। ये टॉपिक देखा जाए तो डायरेक्ट कोर्स में नहीं था, ये ब्रांड मैनेजमेंट का चैप्टर है, लेकिन मार्केटिंग की अगर जब बुक की बात की जाती है तो ब्रांड मैनेजमेंट उसमें आ जाता है, तो मानेंगे नहीं। देखा जाए तो लॉजिकली 12th क्लास सेकेंडरी लेवल की बात थी मार्केटिंग में, मार्केटिंग रिसर्च जरूर PG की तरफ है, लेकिन मार्केटिंग वाला चैप्टर तो 12th सेकेंडरी लेवल वाले में था, और उसमें ब्रांड मैनेजमेंट बनता नहीं है क्वेश्चन, बट ठीक है, एग्जामिनर को कभी कभी दिखाना होता है कि हमने बड़ा हाई लेवल पेपर सेट किया है। आप एग्जिस्टिंग जो है सिलेबस उसमें भले स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट करो, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बट ठीक है। किस ब्रांड विकास रणनीति में मौजूदा ब्रांड नेम के तहत एक नया उत्पाद पेश किया जाता है, मतलब आपका एक ब्रांड नेम चल रहा है, फिर उसी में आपने एक और प्रोडक्ट एक और सर्विस ऐड कर दी, अमेज़ॉन का नाम चल गया, फिर उसने अमेज़ॉन प्राइम भी ले आया, दूसरी चीज़ें भी लेके आ गया, तो इस तरह की चीज़ें एक बार ब्रांड इस्टेब्लिश होने के बाद, तो इसे अपन ब्रांड एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, ऑब्वियस सी बात है, और कल एक बार एग्ज़ाम हो गई उसके बाद बताना आसान है, एग्ज़ाम में जब बंदा बैठा होता है और ऐसा कुछ आता है तो ठीक है। एकीकृत विपणन किस अविपणन अवधारणा का भाग है, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर सोसाइटल कॉन्सेप्ट रहने वाला है, क्योंकि सोसाइटल कॉन्सेप्ट में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को
इंटीग्रेट किया जाता है, ये लॉजिक सेट किया जाता है। हम न केवल कस्टमर का ध्यान रखेंगे बल्कि सोसाइटी का भी ध्यान रखेंगे, कंट्री का भी ध्यान रखेंगे। तो उस तरह से ये हो सकता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। बाकी कोई तीनों जमेंगे नहीं, पर इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोसाइटी के हो सकते थे। खैर, निम्नांकित में से कौन सा एक उत्पाद रेखा के भीतर प्रत्येक उत्पाद के लिए उपलब्ध विविधताओं की संख्या को परिभाषित करता है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डायरेक्ट नॉट इन अ सिलेबस, पर इस तरह के चैलेंजेस को वो एंटरटेन शायद नहीं करेगा आरपीएससी। इसका आंसर डेप्थ होगा। कुल मिला के ये है कि जैसे एक कोलगेट बनाने वाली कंपनी है, तो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम की पैकिंग बना दे, वाइट, रेड, कोल वाला बना दे और फ्लेवर अलग अलग कर दे। तो मतलब एक ही प्रोडक्ट को जितने तरीके से बेचा जा सकता है ना, जैसे मोबाइल कंपनी एक होती है, फिर वो अलग अलग स्क्रीन, अलग अलग प्रोसेसर, अलग अलग कैमरा, उस हिसाब से बेचती है। तो वो उसकी डेप्थ को बताता है, उसकी गहराई को बताता है। ठीक है, एकाकी स्वामित्व के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके लिए एक पृथक से कानून होता है, ऐसा कोई कानून नहीं होता। पार्टनरशिप के लिए एक्ट है, कंपनी के लिए एक्ट है, सोल प्रोप्राइटर के लिए ऐसे एज सच कोई अलग से एक्ट नहीं है। तो ये कहना कि ये उससे शासित होता है, तो ये सही नहीं था, तो बी आंसर होगा। व्यावसायिक संगठन के एकल स्वामित्व के प्रारूप की कौन सी सीमा नहीं है? तो ये सारी सीमाएं हैं, ए बी सी, ये सीमाएं हैं। लेकिन चौथे जो वर्ड सही में होना चाहिए था वो था कि व्यावसायिक संस्थान का सीमित जीवन होता है। सीमित जीवन होता है तो ये उसकी सीमा होती, लेकिन इसमें यहाँ पे इन्होंने असीमित वर्ड लिखा है, तो फिर ये सीमा नहीं है। तो आपका आंसर अल्टीमेटली डी है। ठीक है, आपका आंसर डी है। कुछ ज़्यादा ही काट दिया। निम्नलिखित में से भारत में ग्रामीण वित्तीय प्रणाली से संबंधित गतिविधियों को समन्वय करने वाली सभी संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करने वाली कौन सी संस्था है? तो वो है नाबार्ड। ठीक है, रूरल फंडिंग की जो सिरमौर एजेंसी है, जो एपेक्स एजेंसी है, वो नाबार्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा कंटिन्यूअस सीरीज में समांतर माध्य का लघु रीति का सूत्र है? काफ़ी स्पेसिफिक, पर ठीक है। शॉर्टकट मेथड का है, तो शॉर्टकट मेथड में अज्यूम लिया जाता है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, तो ए आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट वैल्यू दे रखी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रखी है, रेंज कॉफिशिएंट पूछा है, तो एक बार 30.5 में से 0.5 को माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, 30/31, आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा अपकरण का सापेक्ष माप है? तो जहाँ पे भी गुणांक वर्ड आ जाता है वो सापेक्ष माप होता है, तो डी इसका आंसर होगा। कौन सा सूचकांक मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है? अगर आपको महंगाई को मापना है तो ये वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी का प्रकार भारतीय कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः पाया जाता है? तो देखो, इसका आंसर जो आरपीएससी देगा मुझे लगता है वो छिपी बेरोजगारी ही देगा, और बच्चों ने अधिकतर ने वही लगाया होगा। मौसमी बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में ही अधिकतर पाई जाती है। अगर आप कभी क्वेश्चन ढूंढेंगे कि मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो वो भी आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगी। लेकिन कहें इन दोनों में से कहें कि ज़्यादा सही कौन सा है, तो छिपी बेरोजगारी ज़्यादा सही आंसर है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, और भारत की वास्तविक प्रगति का आशय केवल औद्योगिक शहरी केंद्रों का विकास और विस्तार नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से गांवों का विकास करना है। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था, जो कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। निम्नलिखित में से राज्यों के आर्थिक सुधार की भागीदारी में के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य केवल आर्थिक सुधारों के प्राप्ति केंद्र है, मतलब वो केवल पैसिव रिसिपिएंट हैं, वो कुछ अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करते, तो ये गलत है। ये वाला कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। ये कथन गलत है कि वो केवल प्राप्त करते हैं राज्य। देखा जाए तो देश राज्यों से मिलकर ही बना है। जमीन, लेबर, पूंजी, ये सब कौन ही, मैन पावर, ये सब कौन ही उपलब्ध कराता है? तो राज्य भी उपलब्ध कराता है। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल पैसिव रिसिपिएंट है, केवल प्राप्त करता है, ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो लिखा है सी वाला, कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं वो तुरंत तुरंत बैलेंस ऑफ पेमेंट को ओके करने में सहायता करते हैं, तो ऐसा नहीं है। संरचनात्मक सुधारों का प्रभाव ये थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, तो ये थोड़ा धीरे धीरे प्रभाव आता है, तो ये वाला जो था वो गलत था। भारत के किस प्रधानमंत्री के काल में? तो उस समय नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। भूमंडलीकरण आधुनिक स्वरूप है, आई थिंक इसका आंसर बी होगा। क्योंकि देखिए, विदेशी व्यापार होता ही इसलिए है क्योंकि हर देश का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, अपना एक वीकनेसेस होता है। कुछ चीज़ों को वो बनाने में अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ों को बनाने में वो कमज़ोर होते हैं या महंगी पड़ती है उनको, तो इसीलिए वो फॉरेन ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो फॉरेन ट्रेड का आधार वही है जिसे अब ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया जा रहा है। अगर मेरे को सस्ता नहीं पड़ता
तो मैं खाड़ी देशों से तेल नहीं मंगाता, अपने यहीं काम कर लेता। तो इसका आंसर आई थिंक बी ही है। भारतीय नियोजन में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि नियोजन अवकाश मानी गई है? तो 1966 से 1969 तक, जब एनुअल प्लान चलाए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समता अंश पूंजी का विनिवेश अगर किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट अपनी जो स्टेक है, अपना जो शेयर है उसे सेल करती है, तो फिर प्राइवेटाइजेशन बढ़ता है, निजीकरण को बढ़ावा मिलता है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण, जब जैसे ए इन द सेंस 2022 फिर को आंकड़ों का आप 2023 से कैसे साथ कंपेयर करते हो, तो ये आपका क्षैतिज विश्लेषण, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास का मुख्य विषय नहीं है? तो ये जो झुग्गी झोंपड़ियों का सफाया है, ये वाला गाँव में नहीं होता। गांव में मतलब अपन ग्रामीण विकास में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सूखा, बाढ़, इस तरह की समस्याओं में बात करते हैं। झुग्गी झोंपड़ियों का सफाया, ये देखा जाए तो शहरों में जो कुछ लोग अवैध रूप से झुग्गी झोंपड़ी बना लेते हैं उनके सफाई, लेकिन ये शहरी से रिलेटेड हुआ, कम से कम ये ग्रामीण विकास की समस्या तो कतई नहीं है। तो ए इसका आंसर होगा। 76वां, जब एक सांख्यिकी श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? मध्यिका। आसान सा क्वेश्चन। अगला, माध्य दे रखा था, प्रमाप विचलन था और प्रमाप विचलन का गुणांक निकालना था। तो प्रमाप विचलन बटावा माध्य करने के बाद आपका 0.88 आंसर आ जाएगा। बैलेंस शीट क्या बताता है? बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ टाइम, बैलेंस जो पी एंड एल होता है वो पीरियड स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट पॉइंट स्टेटमेंट होता है। तो ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको बताता है, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट है, एक कंपनी का बैलेंस शीट बनता है, वो कौन सा फॉर्मेट फॉलो होता है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 में जो फॉर्मेट दिया है वो आपको फॉलो करना होता है। एक जो कॉमन साइज बैलेंस शीट होती है उसमें टोटल असेट्स को 100 मान लिया जाता है। इसके बाद कौन सा कथन समता के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो जो सी लिखा है इन्होंने, ये थोड़ा सा इन्होंने गलत तरीके से लिखा है। इट रिफ्लेक्ट्स द एक्सेस ऑफ द फर्म्स लायबिलिटी ओवर इट्स एसेट्स। अगर ऐसा लिखा होता फर्म्स असेट्स ओवर इट्स लायबिलिटीज तो सही होता, लेकिन इन्होंने जिस तरह लिखा है तो फिर ये गलत लिखा है, तो सी सही नहीं है। ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन दिया था, मतलब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। इसका आंसर फाइनली 90,000 रुपये आएगा। आपके पास अभी 1.5 लाख के एसेट्स हैं, जब 30,000 पेमेंट कर दोगे तो एक 20 बचेगा, एक 20 बचेगा। और आप 2:1 फॉलो कर रहे हो, तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी आपका 60,000 हो जाएगा अब। तो पहले कितना था? तो पहले 90,000 था। तो बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन बनाया था। इसके बाद ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। फिक्स एसेट्स के लिए जो आप पैसा देते हो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। इनकम टैक्स पेमेंट करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। डिविडेंड पे करना आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। तो सी सी आपके साथ 2 के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। और इससे पहले आपका ए जो है वो 3 के साथ जाके कनेक्ट हो गया, तो कुल मिला के आपका आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक बार डबल चेक कर लेते हैं। A3 ठीक है, B1 सही है और C2 भी सही है। चलिए, इसके बाद ये 84th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। उसमें आपको चकमा दिया गया है, क्योंकि आप ये शायद कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि 680 थे, उसका 40% पार्ट है, वो इतने का था, फिर हमने 168 का लाभ कमाया, तो 440 आंसर होगा। लेकिन इन्होंने इनफ्लो पूछा ही नहीं, इन्होंने पूछा आउटफ्लो कितना होगा। तो आपका आउटफ्लो 152 आएगा। जब आप ये अकाउंट बनाएंगे तो कुछ विनियोगों में से आपने बेच दिए, है ना, तो आपके पास विनियोग कम हो गए। लेकिन आज के दिन आपके पास ज़्यादा विनियोग है, तो आपने 1,52,000 के विनियोग परचेज किए होंगे, इसमें आउटफ्लो पूछा था। तो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बेसिकली एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज था। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज का काम होता है पैसे का लेन देन करना, सस्ते ब्याज पे पैसा लेना, महंगे ब्याज पे पैसा उधार चलाना। तो ब्याज लेना, ब्याज देना, ब्याज लेना, ब्याज देना, ये दोनों तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उनके पास फालतू पैसा बचता है तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं, डिविडेंड कमा लेते हैं, ये भी उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वित्तीय संस्थान है ना, इसलिए उसके लिए ऑपरेटिंग है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप लाभांश देते हो, चाहे आप किसी भी तरह की कंपनी हो, इट इज़ ऑलवेज फाइनेंसिंग। तो इसको, यानी जो डी वाली एक्टिविटी है, इसको उन्होंने गलत ट्रीट किया, तो केवल डी को उन्होंने गलत ट्रीट किया है, बाकी सबको उन्होंने सही ट्रीट किया है। ए इसका आंसर होगा, यानी ए का आंसर। असत्य कथन को पहचानिए। तो ये वाला कथन जो चौथा वाला है, इसमें लिखा है यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेज विद राइज इन आउटपुट।
कि आपकी है ना पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ती जाएगी जब आउटपुट राइज होगा। हकीकत ये है कि जब आपका उत्पादन बढ़ेगा तो आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होती चली जाएगी। तो ये वाला जो था वो रॉन्ग था, मतलब इन द सेंस इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ है। इसके बाद है कि 60 रुपये प्रति घंटे की रेट थी, 20 घंटे का जो काम था वो उसने 15 घंटे में कर लिया, तो आपको 15 घंटे के उसको 900 रुपये देने ही पड़ेंगे। और जो 5 घंटे उसने सेव किए, जो संस्था की उसने 300 रुपये सेव किए, तो 150 रुपये का बोनस उसको दिया जाएगा। 1050 आंसर होगा, क्योंकि जनरली हॉलसे का 50% प्लान अपनाया जाता है। एक टैक्सी वाला कम से कम 80 रुपये तो चार्ज करेगा ही करेगा, उसके बाद 15 रुपये पर किलोमीटर वो और चार्ज करेगा। तो इसके अंदर फिक्स्ड एलिमेंट भी है और वेरिएबल एलिमेंट भी है, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया। इसके बाद किस हानि को सामान्य हानि माना जाएगा, तो जब आप एक बड़े बल्क को तोड़ते हो और जब उसे छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाता है तो थोड़ा थोड़ा नुकसान हो जाता है, तो ये सामान्य हानि है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। चोरी को कंट्रोल कर सकते हो, दुर्घटना को कंट्रोल कर सकते हो, मिस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो गुड़ की डली है बहुत बड़ी 10 किलो की, आप उसको तोड़ोगे तो थोड़ा बहुत गुड़ बिखर जाएगा। 100 किलो का शक्कर का खरीदोगे और उसको छोटे छोटे पैक में कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा बहुत बिखर जाएगा। तो ये ए आंसर सही है। इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, 17,600 घंटे काम किया गया, 3.5 रुपये की रेट से आपने एब्जॉर्ब किया, तो आपने बहुत ज़्यादा खर्चे एब्जॉर्ब कर दिए 61,600, जबकि उतना खर्चा हुआ ही नहीं। इस महीने में जो वास्तव में ओवरहेड हुआ वो 50,400 हुआ, लेकिन आपने जो आपकी रेट थी उस हिसाब से 61,600 रुपये, यानी आपने 11,200 रुपये से ओवर रिकवरी कर ली, ओवर एब्जॉर्प्शन कर लिया। ए आंसर था। इसके बाद बैड डेट्स को सेलिंग ओवरहेड की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि न सेल करते न बैड डेट्स होती, इस तरह की थ्योरी बनती है। कौन सा ऑडिट स्टैंडर्ड स्वतंत्र अंकेक्षण के संपूर्ण उद्देश्यों को बताता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में बात करता है, ऐसे 200। क्या सीए उस कंपनी के खातों का अंकेक्षण कर सकता है जिसमें वो अंशधारी है? नहीं कर सकता, क्योंकि जिस कंपनी में वो शेयर होल्डर है तो फिर वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनेगा। अंकेक्षण के क्षेत्र में क्या शामिल है, तो वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना, यही उसका मेन काम है। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना उसका काम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन उसका काम नहीं है, ना ही दस्तावेजों का ऑथेंटिकेशन करना उसका काम है, राय व्यक्त करना जरूर उसका काम है। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H में डिफाइन है। फोर्थ इसका आंसर होगा। जब आप परफॉर्मेंस का प्रयास करते हैं, परफॉर्म नहीं करते पर प्रयास करते हैं, तो उसे टेंडर बोलते हैं, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, तो टेंडर इसका आंसर होगा। धारा 16 अनुचित प्रभाव को बताती है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालने की स्थिति में होता है और अनुबंध करके लाभ उठा लेता है, तो धारा 16 उसको बताती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में किसे उपभोक्ता नहीं माना जाता, तो जो कमर्शियल पर्पस से चीज़ को, यानी खरीदने बेचने के लिए जो व्यक्ति वस्तु को खरीदता है, तो वो कंज्यूमर नहीं है, वो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से कवर नहीं होता, जिसका कमर्शियल पर्पस होता है। ए ने चिप्स का पैकेट खरीदा जिस पर मैन्युफैक्चरिंग की डेट ही नहीं है, तो ये उसके सूचना के अधिकार का हनन करता है। और किस धारा के तहत केंद्र सरकार द्वारा सीसीपीए की स्थापना की है, तो धारा 10.1 के तहत सीसीपीए की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो पहला ही कथन अधिकार भारार्पित नहीं किए जा सकते, जबकि ये सबसे सिंपल था कि अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, तो फर्स्ट गलत था। कौन सी योजनाओं में अक्सर उनके मिशन और लक्ष्य शामिल होते हैं क्योंकि ये कार्रवाई के चरणों का आधार होते हैं, तो देखिए वैसे तो ये प्रारंभिक योजना जैसा लग रहा है, लेकिन मैनेजमेंट में कोई प्रारंभिक योजना जैसा वर्ड होता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ही होती है, जिसमें अपन लॉन्ग टर्म अपना विजन, मिशन, कल्चर, इस तरह गोल्स, इस पे बातें करते हैं और फिर बाकी उस पे ही चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं, तो स्ट्रैटेजिक वाला आंसर ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मैनेजमेंट मतलब कौन सी एक कंट्रोल टेक्निक है आधुनिक ज़माने में, मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक है, तो आजकल मैनेजमेंट ऑडिट आ गया है। बाकी सब तो पहले से ही चली आ रही हैं, आजकल मैनेजमेंट ऑडिट भी होने लग गया है, मतलब मैनेजर्स की पॉलिसीज़ को ऑडिट किया जाता है, उनके डिसीजंस को ऑडिट किया जाता है। ये जो ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम होता है वो किस लिए होता है, तो जो नए कर्मचारी हैं उनको संगठन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कल्चर क्या है, वैल्यूज़ क्या है, उस बारे में बताया जाता है। ये बहुत एक टफ क्वेश्चन मुझे तो लगा। निष्पादन मूल्यांकन की बलकृत वितरण विधि
इंग्लिश में है द फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कहाँ से क्वेश्चन आया है? एचआरएम में भी बिल्कुल लास्ट में से जाके। तो ये इसका आंसर है कि कर्मचारी अलग अलग हैं और उनकी संख्या एक सामान्य आवर्ती वितरण के अनुरूप है। ठीक है, इसे नॉर्मल कर्व मेथड भी कहते हैं। तो ठीक है, ये तो अब बता पा रहा हूँ, बट ठीक है, मेरे को तो बड़ा टफ लगा। डी आंसर होगा। जब पक्षकार किसी मौजूदा हीन संविदा को नई बेहतर संविदा से बदल देते हैं तो इसे ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एक है ऑपरेशन लॉ ऑफ लॉ। उसमें अगर किसी पक्षकार की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, या पहले मान लीजिए रेंट अग्रीमेंट था, हमने किसी से ज़मीन रेंट पे ले रखी थी, बाद में हमने ज़मीन उससे खरीद ली, तो जैसे ही हमने बड़ा और या सुपीरियर अग्रीमेंट कर लिया तो पुराना अग्रीमेंट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, यानी लॉ ऑपरेट हो जाएगा अपने आप ही। तो ये डी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन की भावनात्मक पूंजी से संबंधित है? तो एम्बिशन एंड करेज, ये आपके इमोशनल कैपिटल में आएगा। किस प्रकार के उद्यमी नवाचार पसंद करते हैं और कुछ नया या रचनात्मक कार्य करने में आनंद लेते हैं? इसका आदर्शवादी और कलाकार दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन फंस सकता है, क्योंकि बस फ़र्क ये है कि आदर्शवादी नवाचार करना पसंद करता है समाज के लिए, एक बड़े विज़न के लिए, न कि खुद के प्रॉफिट कमाने के लिए। और आर्टिस्टिक एक पैशन फॉलो करता है, जैसे एक संगीतकार होता है, एक कोई और जैसे वेबसाइट डेवलपर होता है, वो कोई ख़तरनाक बढ़िया सी वेबसाइट डेवलप करना चाहता है, बहुत यूनिक सा कुछ लाना चाहता है। तो आधी बातें सेम है, मेन मकसद क्या है या वो किस जॉनर से बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन फंस सकता है। मैंने एक जगह जगह जहाँ लैंग्वेज देखी वहाँ से तो मुझे आदर्शवादी की तरफ आरपीएससी जा सकती है, बट कलाकार में भी आधी लैंग्वेज तो सही है, तो फंस सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का मुख्य तत्व नहीं है? बहुत अच्छा स्मार्टली क्वेश्चन था। आविष्कार नहीं है ना? आविष्कार करना वैज्ञानिकों का काम है। नवाचार, इनोवेशन जरूर एंटरप्रेन्योर, बाकी ये तीनों काम करता है। इनोवेशन करता है, रिस्क लेता है, चीज़ें सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, तो ये सब होता है। एक कर्मचारी जो संगठन के दूसरे कर्मचारियों को नवाचार हेतु प्रेरित करता है, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया कि जब कोई बंदा संगठन में रहकर एंटरप्रेन्योरशिप, नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करता है तो वो इंट्राप्रेन्योर कहलाता है, यानी कंपनी का ही कर्मचारी जो नई नई चीज़ों को ला रहा है। अंत है उद्यमी, इंट्राप्रेन्योर। एक अर्ध संविदा कहती है कि किसी एक को नुकसान पहुंचाकर किसी और को अमीर नहीं होने दिया जा सकता। तो ये अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत पर, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट रिचमेंट पे आधारित है। एक सामान्य नियम यह है कि संविदा के संबंध में केवल संविदा के पक्षकार ही मुकदमा कर सकते हैं या उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसको संबंधों का सिद्धांत कहते हैं या संविदा की निजता का सिद्धांत कहते हैं। इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी कहते हैं कि जो अनुबंध का अजनबी है वो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो जो गृहिणी सेवाएं देती हैं वो आर्थिक क्रियाओं में नहीं आता है। विश्व बैंक विकास संकेतक 2015 के अनुसार वर्ष 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य में कितनी थी? भगवान जाने क्या सोच के दिया, पता नहीं कौन सी पुरानी किताब से कॉपी पेस्ट किया। $15-70 है, बट इट्स टोटली इरेलीवेंट, क्योंकि जहां आप 2025 तक के लेटेस्ट आंकड़ों पे क्वेश्चन बना रहे हो, पता नहीं आपको क्या सूझा कि कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। एनएसओ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी की अनुमानित विकास दर है 6.4%। ठीक है, तो ये कितना लेटेस्ट सा दिया है कि जो हमने अभी अपनी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है कि हमारी इकोनॉमी 6.4% के रेट से ग्रो करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी अपन वर्ल्ड इकोनॉमी में सेकंड नंबर पे नहीं पहुंचे हैं। ये जरूर है कि हम अब्रक उत्पादन, माइका प्रोड्यूसिंग में सबसे अव्वल नंबर है, ऑलमोस्ट 60% हम प्रोड्यूस करते हैं। गरीबी के दुष्चक्र का विचार रैगनर नर्क्से ने दिया था। मार्च 2025 में भारत का व्यापार घाटा कितना था? तो ये 21.54 बिलियन था डॉलर। लेकिन अगेन टफ क्वेश्चन, इतने लेटेस्ट आंकड़े देख पाना, फिर वो भी बदमाशी है कि मतलब लाइक डॉलर्स में दिया है, बट ठीक है।
फेयर इनफ, क्योंकि विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियां कोर्स में है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना है? उनका कहना था कि रियल जीडीपी देखनी चाहिए, रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम रियल वाली देखनी चाहिए। साइमन कुजनेट्स का नाम आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हमारे यहाँ कोई एडवांस्ड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, बाकी सब है, तो बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी, व्हेन यू से मल्टी डायमेंशनल आर्थिक नीति, तो जब ये अपने आप में विरोधाभासी हो जाता है कि आप कह रहे हो कि हम केवल ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का उन्मूलन करेंगे, तो फिर आप मल्टी डायमेंशनल कहाँ रह गए, फिर तो आप वन डायमेंशन हो गए। तो ये अपने आप में मतलब कॉमन सेंस से निकल जाता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का अंग नहीं है? तो रेपो रेट मौद्रिक नीति में आती है। और इसके बाद मूल्यवर्धन से यानी वैल्यू एडिशन से तात्पर्य होता है उत्पादन के मूल्य और मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद के बीच अंतर से। तो ये कथन सही है ना। मान लीजिए कि कोई हम चीज़ 80 रुपये में खरीदते हैं और उसके बाद उसको 120 रुपये में बेचते हैं, तो ये 40 रुपये आपने क्या ऐड किया? हो सकता है आपने उसमें कुछ चेंज किया हो सकता है आपने इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा हो। तो इन्होंने कारण दिया है कि मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम और पूंजी के योगदान को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर देखो, मैंने जो एक आध जगह देखा तो मुझे ये लगा कि ये है, लेकिन ये एक चैलेंज हो सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि ये इसका बहुत कोई सही स्पष्टीकरण जैसा भी नहीं है। ठीक है, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, इसका आंसर बी या सी की तरफ जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आरपीएससी बी देगा, बट सी के लिए भी फाइट की जा सकती है। तो ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि जो अंतिम वस्तुएं होती हैं जिनको हम फाइनल गुड्स कहते हैं, फाइनल गुड्स को या तो हम कंज्यूम करते हैं या फाइनल गुड्स को हम खरीद लाते हैं। जैसे हम मशीन ही खरीद लाए, उसे इंस्टॉल कर दिया, बस उसे हम और आगे नहीं बेचते, या तो हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं या उसे प्रोडक्शन पर्पज से काम में लेना शुरू कर देते हैं, फर्दर नॉट अवेलेबल फॉर रीसेल। तो 125 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो लास्ट के 25 क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में मूल्य में परिवर्तन के आधार पे निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च 5 निर्यात गंतव्य हैं? ये क्वेश्चन में भी इसने लैंग्वेज घुमा दी। जनरली मोटे तौर पे पढ़ते हैं, या मैं ही बात कहूँ तो मुझे लगता है कि ये पूछ रहा है भाई टॉप 5 कंट्रीज जिनसे हमारा एक्सपोर्ट है। ठीक है, और दिमाग में यूएसए आता है, या हमने बना रखे थे, लेकिन इसमें इसने ये नहीं पूछा है। इसमें परिवर्तन के आधार पे पूछा है, मतलब पहले जिनके साथ बिजनेस किया, अभी जिनके साथ बिजनेस किया, उसमें परसेंटेज चेंजेस आएगा। तो हाईएस्ट 5% चेंजेस कहाँ आए हैं? तो वो यहाँ आए हैं, यूएसए, यूके, जापान, यूएई और फ्रांस। कहाँ मिलेगा? पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी जो रिलीज होते हैं टाइम टू टाइम, उससे ये आपको मिलेगा। ठीक है, निर्यात संवर्धन क्यों आवश्यक है? आप अपने इंपोर्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सको, इसके लिए आवश्यक है। ए आंसर होगा। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। ये परिभाषा पीगू की है। इसके बाद ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, प्राकृतिक संसाधन आपके प्राकृतिक संसाधन नीति से मिल जाएंगे, विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी आयात निर्यात नीति से मिल जाएगी, कृषि क्षेत्र के परिवर्तन कृषि नीति से, और उसके बाद मूल्यों का नियंत्रण और विनियमन, इस तरह से। तो ये बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन था, ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी पिछले 5 वर्ष के दौरान भारतीय विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्ति नहीं है? ये भी टफ क्वेश्चन था। चीन के साथ व्यापारिक घाटे में वृद्धि हो रही है, हाँ हो रही है। चालू खाते के घाटे में कमी आ रही है, हाँ आ रही है। विदेशी व्यापार का मूल्य और आकार बढ़ रहा है, हाँ। और ये लेकिन सही नहीं है, क्योंकि बीच के एक आध वर्ष में क्रूड ऑयल और पेट्रोल का जो इम्पोर्ट है वो कम भी हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ रहा हो ऐसा नहीं है। इसका लॉजिकल कुछ बच्चे ने शायद लगा लिया होगा, जब से ईवी, या तो बच्चे ने पढ़ रखा हो, या ईवी वगैरह के आने से हमारी पेट्रोलियम पे थोड़ी डिपेंडेंसी तो कम हुई है। तो बीच के एक वर्ष में कम हुआ है, तो इसलिए ये वाला इसका आंसर होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा आई, प्रबंध लेखापाल ने कॉस्ट के घटकों का विश्लेषण किया और उसने कहा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम सस्ती कच्ची सामग्री लाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक डिसीज़न मेकिंग की जा रही है
डिसीजन मेकिंग में दो चीज़ें यहाँ क्लियर थी, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम इसका सस्ता सब्स्टिट्यूट देखेंगे। तो ये आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहता है डिसीजन मेकिंग की, इसीलिए इसको डिसीजन अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। रॉ मटेरियल हमारे पास 46 दिन रहता है, प्रोसेसिंग में माल 35 दिन रहता है, माल बनने के बाद गोदाम में 41 दिन रहता है, उधार बेचने के बाद 45 दिन तक हम उधार देते हैं और 60 दिन की उधार हमें आगे से मिलती है। तो इन चारों को जोड़ के 60 दिन लेस करने थे, 107 दिन आपका आंसर आएगा। उसके बाद ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें आपसे वर्किंग कैपिटल पूछी थी, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, आपको रॉ मटेरियल WIP इन सब के ये जो आपके करंट एसेट्स हैं सारे एक साथ कर रखे हैं। यहाँ पे इन्होंने आसानी करी है, सीधे करंट एसेट्स एक साथ कर रखे हैं, उसको आप जोड़ दीजिए जो कि हैं 7,02,000 और आपके करंट लायबिलिटी हैं 167,000 के, वो लेस कर दीजिए, 535 आपका आंसर आ जाएगा 535। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद ये एक और क्वेश्चन है जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से दे रखा है। पहले आपको इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल निकालना पड़ेगा। तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल 73 दिन आएगा। आपके एक साल में पाँच पाँच साइकिल आएंगे। 15,20,000 आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है, 5 से भाग लगाएंगे तो 3,04,000 रुपये आपकी वन टाइम रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसके बाद इन्होंने 10% प्रोविज़न करने के लिए कहा, तो 30,400 का प्रोविज़न करके आपकी जो फाइनल रिक्वायरमेंट आएगी दैट विल बी 3,34,400। 3,34,400 ये इसका आंसर होगा सी। इसके बाद ये भी बड़ा अच्छा और सरल सा क्वेश्चन था। आपने एक प्रोजेक्ट में 4,10,000 रुपये लगाए, पहले साल में, दूसरे साल में और 3 साल में। 3 साल में होते होते आपके 4 लाख रुपए वसूल हो जाएंगे और आपको और 10,000 वसूल करने के लिए 1/4 ईयर और काम करना पड़ेगा। तो आपकी जो कॉस्ट की वसूली होगी वो 3 साल 3 महीने में होगी या 1/4 वर्ष में होगी। इस तरह से इसका आंसर आएगा। इसके बाद ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपने इसको दो तरह से कर सकते थे क्वेश्चन को। आपने 2.5 लाख रुपए लगाया और बदले में आपको 3,10,000 मिला है कि सर 3 10 कहाँ लिखा है, 60,000 आप पॉजिटिव गए हो तो आप समझ सकते हो 3,10,000 मिला है। पर अपन डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं, 60,000 रुपये हमें मिला है 2.5 लाख रुपए लगाकर, तो यहाँ 0.24 आया है, यहाँ 0.22 आया है, यहाँ पे थर्ड वाले में 0.13 कुछ आएगा और लास्ट वाले में 0.15 कुछ आएगा। तो इसका मतलब है सबसे पहले मैं ए को चुनूंगा, उसके बाद मैं बी को चुनूंगा, फिर मैं डी को चुनूंगा और फिर मैं सी को चुनूंगा। तो मेरा प्राथमिकता का जो रैंक होगा उस हिसाब से मैं A B D C को चुनूंगा, तो इसका आंसर ए रहेगा। इसके बाद है, यदि किसी परियोजना की कट ऑफ रेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, यानी सपोज कीजिए हमारी कट ऑफ रेट है 12%, यानी 12% से कम वाला प्रोजेक्ट हमको मंजूर ही नहीं है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ रही है 9%, तो फिर प्रोजेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट में जो दम है वो 9% है, जबकि हमारी मिनिमम कट ऑफ रेट 12% है। जैसे अभी मिनिमम कट ऑफ 40% ने हमारी जान ले रखी है, वो यही है कि अब हमारे 25 क्वेश्चन हो रखे हैं, मिनिमम 30 क्वेश्चन चाहिए थे फर्स्ट के पेपर में, तो वो कट ऑफ रेट, तो इसलिए हमें RPSC रिजेक्ट कर देगा। भगवान नहीं करे ऐसा हो, बट ठीक है। यही है, प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं अगर कट ऑफ रेट ज़्यादा है और इंटरनल रेट ऑफ रेट कम है, तो उस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यानी कैपिटल बस्टिंग के और भी क्वेश्चन दिए इन्होंने। इसमें 1.5 लाख रुपए प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, 30,000 स्क्रैप वैल्यू है, डेप्रीसिएशन आप निकाल लोगे 24,000 रुपये साल का आएगा, 40,000 आप कमाओगे, 24,000 डेप्रीसिएशन में जाएगा, फिर टैक्स काट के 11,200 रुपये आप हर साल कमाओगे। ARR मेथड के अंदर पैट देखा जाता है, तो आपका एवरेज पैट आ रहा है 11,200 और आपकी जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो है 90,000। तो यानी ऑन एन एवरेज 90,000 लगाकर आपने 11,200 रुपये कमाया, तो 12.44% आपका ARR आएगा। लीप ईयर में 2 संडे या 2 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो 2/7 2/7 और फिर एक कॉमन दिन हटेगा, तो 3/7 इसका अल्टीमेटली आंसर आएगा। डिटेल्ड आंसर वीडियो में बाद में बनाऊंगा, अभी आपको बस थोड़ा सा एक, हालांकि जब तक मैं वीडियो आएगा तो आप वैसे ही काफ़ी सारे वीडियो देख चुके होंगे, पर फिर भी ठीक है। मेरे स्टूडेंट हैं कुछ, एक वो कहते ही हैं कि सर आप बनाना, तो ठीक है। 3/7 इसका आंसर आएगा। जब 5 सिक्के उछाले जाएं तो 4 चित्त आने की क्या प्रायिकता होगी। ये अगर बच्चे को बर्नौली थ्योरम वाला फॉर्मूला आता है, ये वाला NCR × P का पावर R × Q का पावर N - R,
ये आता है तो आप बड़े जल्दी से कर लोगे, नहीं तो फिर टाइम लगेगा। और 5/32 इसका आंसर बैठेगा। और इसके बाद ये एक दो क्वेश्चन हैं जो नहीं है, पेडागोजी या साइकोलॉजी रिलेटेड है, तो इसलिए इतने नहीं। इसके बाद ये वाला, निष्क्रियता की अवधि वाले विज्ञापन कार्यक्रम को कहा जाता है, मतलब बीच बीच में कभी आप एक्टिव होते हो, कभी कभी डिसएक्टिव हो जाते हो, तो इसे फ्लाइटिंग दृष्टिकोण कहा जाएगा। सपोज़ कीजिए अगर आप वूलन प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो आप सर्दी सर्दी के अंदर विज्ञापन दिखाएंगे वूलन आइटम्स के, और फिर 5-6 महीने के लिए सो जाएंगे, तो फ्लाइटिंग अप्रोच इसको कहेंगे। और किस प्रकार का समाचार पत्र विज्ञापन सामान्यतः लघु आकार की पाठ्य सामग्री, बहुत ही छोटे छोटे फ़ॉन्ट में होता है, तो वो आपका क्लासिफाइड विज्ञापन होता है, वर्गीकृत विज्ञापन होता है। अखबार के 1 या 2 पन्ने इसमें भरे रहते हैं जिसमें बहुत छोटे 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 फ़ॉन्ट हुआ करते हैं। और इसके बाद अभी के लिए मेरे बताने के लिए लास्ट क्वेश्चन है 148, एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल प्रोडक्ट बाइंग मोटिव। मतलब बंदा दो ही तरीके से बाइंग करता है, या तो रेशनली दिमाग से सोचता है कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, ये चीज़ लंबी चलेगी, ये चीज़ मुझे सस्ती मिल रही है, तो ये रेशनल डिसीजन होते हैं। और कुछ लोग इमोशनल बाइंग भी करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, अपने आप को अलग हट के दिखाने के लिए, तो वो इमोशनल बाइंग होती है। तो अगर आप सेफ्टी पर्पज़ से कोई बाइंग कर रहे हैं, तो सेफ्टी तो ज़रूरी है, तो ये रेशनल बाइंग आएगी। बाकी अगर आप प्रेस्टीजियस प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, दूसरे की नकल करने के लिए, या अपने आप को यूनिक स्टैंड आउट बताने के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो इमोशनल बाइंग है। तो इसका आंसर सी रहेगा। होप मैंने तो कोशिश की है कि मैं एक्यूरेसी के साथ आंसर बताऊं। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि नहीं सर आपने इसका सही नहीं बताया है, इसका आंसर ये होगा या वो होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको मुझसे कुछ मदद चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे जितना आता होगा मैं कुछ कागज़ देने में अगर आपकी मदद करना चाहूँगा, कर सकूँगा, तो ज़रूर ज़रूर करूँगा। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। चलिए बाकी तो रिज़ल्ट आने में बात करेंगे। ठीक है, एग्रीगेट 40% के लिए मांग उठाना अगर चाहो तो। ठीक।